क्या बच्चे? लॉकडाउन यहाँ नहीं हो रहा है, किसने बोला यहाँ लॉकडाउन हो रहा है? अभी स्कूल चल रहे हैं, तुम्हें पता है? जो 9, 10, 11, 12 के स्कूल चल रहे हैं, लॉकडाउन कहाँ से हो जाएगा? और ममता दीदी तो बोल ही रही है कि लॉकडाउन सोल्यूशन नहीं है। हाँ, ये जरूर कर सकता है कि स्कूल को कम्प्लीटली बंद कर दो। स्कूल बंद होने का मतलब कोचिंग भी बंद। पर यहाँ लॉकडाउन होने की पॉसिबिलिटी मुझे फिलहाल नहीं समझ में आ रही। अगर 2 मार्च अगर होगा भी मैक्सिमम, तो हो सकता है हफ्ते भर के लिए बोल दे कि नहीं कंट्रोल हो रहा, हफ्ते भर के लिए लॉकडाउन लगा रहे हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा। और अभी तो खैर शायद यही मान के चलो कि अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम हो रहा है, और माइट भी चांसेस कि ये शिफ्ट भी हो सकता है। अभी श्योर नहीं है, अभी ये मान के चलो कि एग्जाम तुम्हारा हो रहा है, तो प्रिपरेशन उस हिसाब से करो। बाकी फ्रस्ट्रेट मुझे ये नहीं समझ में आता है कि ये जो छोड़ छाड़ के सब पढ़ने लग गए हैं, पढ़ तो नहीं रहे होंगे, सो जाते हैं। मुझे पता नहीं, मैं भी नहीं गुजरा हूँ क्या इस फेज से? मैं भी इस फेज से गुजरा हूँ। होता क्या है कि बड़ा जोश जोश में बैठते हैं कि आज कोचिंग नहीं जाएंगे, आज हम पढ़ेंगे। और पढ़ने में क्या घंटे भर 1.5 घंटे पढ़ाई होती है, फिर सो। वो मुझे पता है, वो नहीं होता है। उसके लिए आप जोश में, इतना भी ज्यादा जोश में नहीं पढ़ सकते। आपने अगर पहले से पढ़ाई की है तो काम करेगा, नहीं तो नहीं काम करेगा। इसलिए जो एक स्टेबल पढ़ाई है, उसको उसी स्टेबिलिटी पे लेते चले जाओ एट द एंड तक। चलो खैर छोड़ो, मैं आ गया था। ईयर पढ़ा रहा था और आपको मैंने बताया था कि ईयर में 3 पार्ट्स हैं। एक आपका जो एक्सटर्नल ईयर है, दूसरा मिडिल ईयर है, और तीसरा इंटरनल या इनर ईयर है। ठीक है, इनर ही लिख लो इसको, इनर ईयर। ठीक है, तो एक्सटर्नल ईयर में आपका पिन्ना है और एक्सटर्नली ऑडिटरी मीटस है, कैनाल है। मिडिल ईयर में आपका जो है कुछ बोन्स है। कौन सी बोन? जिनको ईयर ऑसिकल्स बोलते हैं। और इस ये जो है आपकी एयर फिल्ड कैविटी, एयर फिल्ड कैविटी। ठीक है, ये जो इनर ईयर है ये मेन है, इनर ईयर मेन है। और इसको फ्लूइड फिल्ड कैविटी भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या भरा हुआ है? फ्लूइड भरा हुआ। ये लिखा है नहीं होगा, लिख लो आप। ठीक है, ये बेसिकली फ्लूइड फिल्ड कैविटी है। मैंने आपको बताया कि इस इनर ईयर में जो है बहुत ढेर सारे चैनल्स प्रेजेंट है। ठीक है, सीरीज ऑफ चैनल्स प्रेजेंट है बेसिकली यहाँ पे, सीरीज ऑफ चैनल्स। ठीक है, और ये जो सीरीज ऑफ चैनल्स है, बेसिकली इनको आप बोल सकते हो कि सीरीज ऑफ चैनल्स बोनी। बेसिकली ये सीरीज ऑफ चैनल्स को क्या बोलते हैं? लैब्रिंथ बोलते हैं। ठीक है, तो ये लैब्रिंथ बेसिकली दो टाइप के हैं, बोनी लैब्रिंथ एंड मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, ये जो बोनी लैब्रिंथ है, इसका जो फ्लूइड है उसको हम क्या बोल रहे हैं? पेरीलिम्फ। ठीक है, और इसी पेरीलिम्फ में आपका क्या प्रेजेंट है? मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ प्रेजेंट। ठीक है, तो ये जो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ है, ये बोनी लैब्रिंथ के अंदर चैनल बना के प्रेजेंट है। और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है, उस फ्लूइड को हम बोलते हैं इंडोलिम। इंडोलिम। एक बात तो मैंने इतनी खत्म कर दी थी। ठीक है, इतनी खत्म कर दी थी। फिर मैंने बोला कि ये जो आपका इनर ईयर है या इंटरनल ईयर है, इंटरनल ईयर, इसमें 3 पार्ट्स, मतलब चैनल्स यही है जो है। ठीक है, इसी तरह के चैनल्स प्रेजेंट हैं। इन चैनल्स को बेसिकली, जैसे आपने यहाँ बोनी लेब्रिंथ और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ बोल रखा हुआ है, तो इसको जो है और कैटेगराइज कर सकते हो डिफरेंट तरीके से। ठीक है, तो इसमें आपका प्रेजेंट क्या है? वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर कैनाल एंड कॉक्लिया। ठीक है, ये 3 चीजें प्रेजेंट है। अब इन दोनों का जो रिलेशन है, ये बेसिकली बैलेंसिंग ऑर्गन है। बैलेंसिंग ऑर्गन, ये दोनों क्या करते हैं?
बॉडी को बैलेंस करते हैं। जो ये कॉक्लिया है इसका रिलेशन कहाँ से है? हियरिंग से है। इसका रिलेशन हियरिंग से है, कॉक्लिया। तो कॉक्लिया बेसिकली इस तरह से अगर आप देखो तो ये बेसिकली 2 and 3/4 टर्न जो है इस तरह से स्ट्रक्चर लिया हुआ है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है ये आपका, क्वाइल्ड स्ट्रक्चर जिसमें कितनी क्वाइलिंग है? 2 and 3/4 टर्न। ठीक है, इतनी क्वाइलिंग प्रेजेंट है। ये जो है क्या कहते हैं, एक स्ट्रक्चर से अटैच्ड है। ये जो आप कॉक्लिया देख रहे हो, ये कॉक्लिया एक स्ट्रक्चर से अटैच्ड है जिसमें सैक्यूल्स प्रेजेंट। ठीक है, सैक्यूल्स प्रेजेंट है और सेमी सर्कुलर कैनाल्स प्रेजेंट, या वेस्टिब्यूल भी बोल सकते हो उसको। ठीक है, वेस्टिब्यूल्स भी बोल सकते हो। तो मैं इधर एक पिक्चर पहले बना लेता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। इसके साथ में 3 सेमी सर्कुलर कैनाल कनेक्टेड है, और सेमी सर्कुलर जो कैनाल आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, इनका नंबर कितना है? ठीक है, और ये जो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल हैं, ये एक दूसरे के राइट एंगल में प्रेजेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। प्रेजेंट एट राइट एंगल टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ में ये राइट एंगल पे प्रेजेंट है। सबसे पर पिक्चर ध्यान देना पड़ेगा। इसको बनाने से पहले रुक जाना, मुझे बना लेने तो फिर बनाना।
ये है बेसिकली सेमी सर्कुलर कैनाल, ठीक है। एक सेमी सर्कुलर कैनाल ये है, दूसरी सेमी सर्कुलर कैनाल ये है, और तीसरी ये, ठीक है। अब ये पिक्चर में बहुत ज्यादा राइट एंगल प्रेजेंट नहीं हो रहा है क्योंकि ये बेसिकली वन डायमेंशनल है। अगर ये थ्री डायमेंशनल होता तो शायद आपको समझ में आता कि ये जो 1 2 3 सेमी सर्कुलर कैनाल है, तीनों के तीनों एक दूसरे के राइट एंगल प्रेजेंट है। इसको बोलते हैं इंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, ठीक है। ये है पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, और ये वाला है लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल, लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल। ये जो तीनों दिख रहे हैं आपको, ये सक्यूल्स, ठीक है। ये तीनों के तीनों क्या है, सक्यूल्स। और ये जो सक्यूल्स हैं, दीज सक्यूल्स आर फिल्ड विथ इंडोलिम्फ। मतलब ये बेसिकली कौन से लेब्रिंथ है, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, ठीक है। ये मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है, तो इनको बना लो। ये बेसिकली आपके ये दोनों ऑर्गन, ये जो रेड से शो हो रहा है, जो ब्लू से शो हो रहा है, ये किसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपके बैलेंसिंग, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में कर रहे हैं। और वो जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस कॉइल्ड स्ट्रक्चर पार्टिसिपेट इन हियरिंग, एक कॉपी है। चलो, जो सेमी सर्कुलर कैनाल है, ये बेसिकली प्रेजेंट है कहाँ पे, पेरिलिम्फ ऑफ बोनी लेब्रिंथ, ठीक है। पेरिलिम्फ में ये भरी हुई है। और जो बेस है इन कैनाल्स का, ठीक है, बेस ऑफ जो मेम्ब्रेनस कैनाल है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर ही है ना ये, ठीक है। बेस ऑफ मेम्ब्रेनस कैनाल बेसिकली थोड़ा सा स्वेलन है, और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बेसिकली, इसमें ये सेंसरी स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पेस्टी एम्पुलेरिस, ठीक है। ये कैसा स्ट्रक्चर है, सेंसरी स्ट्रक्चर। इसमें बेसिकली छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट हैं जो कि कैसे हैं, सेंसिटिव है वो,
ठीक है, उनमें अगर थोड़ा सा चेंज आता है तो सेंसिटाइज कर जाते हैं वो। ये वाला बेसिकली ये यूट्रिकल है, ठीक है। तो ये जो सेक्यूल्स एंड यूट्रिकल्स हैं, इनमें भी इस तरह से सेंसिटिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है। इनमें भी ये जो सेक्यूल्स एंड यूट्रिकल्स हैं, इनमें भी बेसिकली सेंसरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, सेंसरी स्ट्रक्चर। और उस सेंसरी स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया है, एम्पुला। बेसिकली ये प्रोजेक्टिंग रिज है, प्रोजेक्टिंग रिज। जो इसके रिज है बेसिकली उभार को बोल रहा है, उनको बोल रहा है मैकुला, ठीक है। मैकुला और ये आपका क्रिस्टी एम्पुलेरिस, ये सब यहाँ पे प्रेजेंट है इस वाले में। इस ये जो सेक्यूल्स एंड यूट्रिकल्स आपको दिख रहे हैं, इनके अंदर आपके ये प्रेजेंट है मैकुला। बेसिकली यहाँ पे कुछ कुछ उभरे हुए जोन है, ठीक है, इस मेम्ब्रेनस पार्ट पे, उन्हीं को बोल रहे हैं, जो कि सेंसरी है, ठीक है, प्रोजेक्टिंग रिज, उन्हीं को मैकुला बोल रहा है। और यहाँ पे बेसिकली जो बेस है मेम्ब्रेनस कैनाल का, जो ये मैंने बनाए हुए हैं ये वाले, ठीक है, ये बेसिकली स्वेलन है और उनको बोलते हैं क्रिस्टा एम्पुलेरिस। तो ये बेसिकली सेंसिटिव स्ट्रक्चर है किसके, ये जो बैलेंसिंग ऑर्गन है जिसको वेस्टिबुलर ऑपरेटस आप बोल रहे हैं, ठीक है। अगर आप अपनी एनसीईआरटी में देखना तो वेस्टिब्यूल को इसमें लिखा हुआ है ऑटोलिथ, ठीक है। वेस्टिब्यूल को लिख दो जाके, जो है वेस्टिब्यूल को क्या लिख रखा है इसने, ऑटोलिथ। तो उसने बोला है ऑटोलिथ प्लस सेमी सर्कुलर कैनाल, सेमी सर्कुलर कैनाल, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, वेस्टिबुलर ऑपरेटस। इस वेस्टिबुलर ऑपरेटस में क्या है, सेंसरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। सेंसरी स्ट्रक्चर के नाम क्या है, क्रिस्टा एम्पुलेरिस एंड मैकुला। और ये जो क्रिस्टा एम्पुलेरिस एंड मैकुला है, ये बेसिकली बैलेंसिंग में हेल्प करते हैं। किसमें हेल्प करते हैं, बैलेंसिंग में हेल्प करते हैं। तो लिख दो बेसिकली ये हेल्प इन, ये दोनों के दोनों को कहीं पे, ये दोनों के दोनों जो है आपके किसमें हेल्प करेंगे, हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ बैलेंसिंग एंड इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में हेल्प करेंगे। तो यहाँ से बच्चे बस एक टॉपिक हमारा रह गया है, मतलब ईयर का एक लास्ट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। अच्छा, मैंने पिछले लेक्चर में शायद आपको ऑर्गन ऑफ कॉर्टी के बारे में बता दिया होगा कि ऑर्गन और कॉर्टी आपके ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो कहाँ पे प्रेजेंट है, ग्रुप ऑफ हेयर सेल्स हैं कहाँ पे प्रेजेंट है, बैसिलर मेम्ब्रेन, ठीक है। और उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, एक टेक्टोरियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो जैसे ही कोई वाइब्रेशन आता है तो ये जो हेयर सेल्स हैं जिनको ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई बोल रहे हो, ये क्या करती है, प्रेस कर जाती है किधर की तरफ, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन पे टच कर जाती है। और टेक्टोरियल मेम्ब्रेन में टच करने की वजह से जो उनके साथ एसोसिएटेड न्यूरॉन्स है, वो बेसिकली क्या हो जाती है, उनमें एक इंपल्स जनरेट हो जाता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। और वो एक्शन पोटेंशियल कहाँ पहुंचता है, ऑडिटरी नर्व के थ्रू ब्रेन में पहुंचता है। तो आपने देखा था इंटरनल ईयर का स्टार्टिंग में मैंने इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है। ये बेसिकली कैनाल है टाइप का, इस तरह से मैंने कुछ स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में मैंने इसको बोला था कि ये आपकी कौन सी विंडो है, ओवल विंडो। इसको मैंने क्या बोला था, ये आपकी कौन सी विंडो है, राउंड विंडो, ठीक है।
ये दोनों किसमें प्रेजेंट है? ये मिडिल लेयर के साथ में एसोसिएटेड है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया ये जो है, यहाँ पे इस तरह से कुछ सेल्स हैं और इनके साथ कुछ हेयर सेल्स हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ ये जो ब्लू से शो हो रहा है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन हो गया, और ये जो नीचे वाला सेल है ये मेम्ब्रेन है वो बैसिलर मेम्ब्रेन, ठीक है, बैसिलर। ये पिक्चर मैं पहले भी बनवा चुका हूँ, ठीक है। ये आपका टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये जो सेल्स हैं इनके साथ में हेयर सेल्स हैं बेसिकली, इनके साथ में स्टीरोसीलिया प्रेजेंट है इस तरह से, मैंने डायरेक्ट बना दिया था पिछले बार, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे तो लिक्विड भरा हुआ है, इसको मैंने क्या नाम दिया था? स्केला, दोबारा बोलो बच्चा, वेस्टिबुल, ठीक है। इसको मैंने बोला था, अच्छा ये कनेक्टेड है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे भी एक लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। तो ये है आपका स्केला मीडिया, ठीक है, ये है आपका स्केला मीडिया, इसमें एंडोलिम भरा हुआ है। और ये है स्केला टिम्पैनी, स्केला टिम्पैनी, इसमें पेरिलिम भरा, इसमें भी पेरिलिम भरा। तो अगर इधर से कोई वाइब्रेशन आएगा, इससे कोई वाइब्रेशन आएगा तो उसमें ट्रेवल करेगा, वो ट्रेवल करते हुए नीचे वाले पार्ट में आएगा। और जब ये ट्रेवल करेगा तो ये जो बैसिलर मेम्ब्रेन है ये क्या करेगी, ये भी वाइब्रेट करेगी इसके साथ में। और जब ये वाइब्रेट करेगी तो ये जो हेयर्स स्टीरियोसीलिया है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन पे क्या करेंगे, ये टच करेंगे, प्रेस करेंगे उसको। और उसको जब प्रेस करेंगे तो इसके साथ जो एसोसिएटेड न्यूरॉन्स हैं, यहाँ पे जो बेसिकली यहाँ पे जो बेसिकली एसोसिएटेड न्यूरॉन्स हैं वो बना रहे हैं क्या, ऑडिटरी नर्व, ठीक है। ये बेसिकली आपके ऑडिटरी नर्व बना रहे हैं। और ये जब एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे जनरेट होगा तो वो एक्शन पोटेंशियल ये ऑडिटरी नर्व के थ्रू कहाँ पे पहुंच जाएगा, ब्रेन में पहुंच जाएगा। और ब्रेन उसको क्या कर लेगा, एनालाइज करेगा। तो ये है बेसिकली ऑडिटरी नर्व, ऑडिटरी नर्व। तो मुझे नहीं लगता है कि लिखाने की जरूरत है, एक बार एनसीईआरटी रीड करना आपको समझ में आएगा। मैं बता रहा हूं कि जैसे ही इधर से वाइब्रेशन आता है, एम्पलीफाई होता है वाइब्रेशन कहाँ पे, इंटरनल ओ सॉरी मिडिल ईयर में, ठीक है। जो ईयर ऑसिकल्स हैं, जो ईयर ऑसिकल्स हैं वो क्या काम करते हैं, एम्पलीफाई द साउंड वेव्स। साउंड वेव्स को, साउंड वेव्स का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, साउंड वेव्स का मैग्नीट्यूड यहाँ पे किस फॉर्म में, वाइब्रेशन के फॉर्म में, उसको क्या कर देता है, एम्पलीफाई कर देता है। वो एम्पलीफाइड जो है साउंड वेव्स बेसिकली यहाँ पे ट्रेवल किसके थ्रू करता है, पेरिलिम्ब के, पेरिलिम्ब के थ्रू वो आता है यहाँ पे टिम्पैनी में, स्केला टिम्पैनी में, और बेसिलर मेम्ब्रेन को क्या कर देता है, वाइब्रेट करा देता है, बेसिलर मेम्ब्रेन को वाइब्रेट करा देता है। इसकी वजह से जो ये ऑर्गन ऑफ कार्टाई की हेयर सेल्स हैं, उसका जो स्टीरियोसीलिया है वो जब ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा तो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को टच करता है। और उसके दौरान वो जो प्रेस कर रहा है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के, उसके दौरान सेल में पोलैरिटी चेंज होती है मेम्ब्रेन में जो है बेसिकली, और यहाँ पे एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है जो ऑडिटरी नर्व के थ्रू कहाँ पे पहुंचता है, ब्रेन में पहुंचता है, ठीक है, ब्रेन में पहुंचता है। और ब्रेन में क्या किया जाता है, एनालिसिस एंड प्रोसेसिंग ऑफ दैट नर्व इम्पल्स, ठीक है, एनालिसिस एंड प्रोसेसिंग ब्रेन में होता है जाके। तो ये है पूरा, मुझे नहीं लगता है कि इसमें मुझे कुछ भी और बताने की जरूरत है। ये याद पूछा गया है कि जो ऑर्गन ऑफ कार्टाई कहाँ प्रेजेंट है, बैसिलर मेम्ब्रेन, किसके अगेंस्ट प्रेस करते हैं, किसको प्रेस करते हैं, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कहाँ पे प्रेजेंट है आपका, कहाँ प्रेजेंट है, स्केला मीडिया, स्केला। अब अपना एनसीईआरटी में पिक्चर थोड़ा डिफरेंट बना हुआ है तो उसको देखना, एनसीईआरटी में थोड़ा पिक्चर डिफरेंट बना हुआ है, जो समझाना था वो मैंने आपको समझा दिया। और यहां से फिलहाल आपका ये चैप्टर खत्म होता है, ठीक है।
तो मैकेनिज्म ऑफ जो हियरिंग है वो मैं यहाँ लिखा नहीं रहा, मैंने पूरा समझा दिया है। एक 5 मिनट के लिए आप अपने एनसीईआरटी को पलटना, स्पेस छोड़ दो वहां पे, और उसके की पॉइंट्स कुछ नहीं है। यहाँ से एम्प्लीफिकेशन होगा, साउंड वेव्स आएगी, वो ट्रेवल करेगी पेरिलिम्फ के थ्रू, ठीक है, बेसलर मेम्ब्रेन को वाइब्रेट कराएगी, उसकी वजह से जो ऑर्गन कार्टाई की हेयर सेल्स हैं वो पुश करेंगी बेसिकली टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को, और वो जो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन की पुश करने की वजह से यहाँ पे एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा जो ऑडिटरी नर्व के थ्रू ब्रेन पे पहुंचेगा, ब्रेन में एनालिसिस एंड प्रोसेसिंग होगी, और आप उस वॉइस को क्या कर पाओगे, रिकॉग्नाइज कर पाओगे, आप समझ पाओगे उसको कि क्या है। इतना ही है, कुछ और नहीं है, ठीक है, कुछ और नहीं है। तो अब हम चलते हैं एक नए चैप्टर में जो कि आपका लास्ट चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी का। कौन सा? जरूरत नहीं है बच्चे उसकी, मैं बता देता हूँ, रुक जाओ थोड़ा सा, पर उसकी जरूरत नहीं, आपसे नहीं पूछेगा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है आपका, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मैंने आपको बताया कि बॉडी में जो, बॉडी को जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्ट कर रही है न्यूरॉन्स, उन्हीं को क्या बोल रहे हो, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपके कई टाइप के नर्वस सिस्टम, मतलब इसके अंदर आपको कई टाइप के नर्वस सिस्टम मिलेंगे। एक कौन सा मिलेगा, सोमैटिक, जो मसल्स के साथ कनेक्ट कर रहा है। दूसरा ऑटोनॉमस, जो बेसिकली इनवॉलंटरी मसल्स के साथ कनेक्ट कर रहा है। और एक है विसरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये बेसिकली तीनों पेरिफेरल सिस्टम के, ये आपका किसके साथ कनेक्ट करा रहा है, वॉलंटरी और स्केलेटल मसल्स के साथ, ठीक है। ये आपका कन्वर्ट करा रहा है इन वॉलंटरी या स्मूथ मसल के साथ, ठीक है। और ये आपका किसके साथ कनेक्ट करा रहा है, विसरल ऑर्गन के साथ, जो विसरल ऑर्गन है बॉडी, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करूं ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम की, तो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम आपके दो टाइप के हैं, मैं बता चुका हूं। एक आपका है सिंपैथेटिक ऑटोनर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा है आपका पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब काम करता है, जब क्या होता है, इमरजेंसी होती है, ठीक है, ये इमरजेंसी कंडीशन में, और ये उस इमरजेंसी कंडीशन को नॉर्मलाइज करने के लिए काम करता है, ठीक है, नॉर्मलाइज द इमरजेंसी कंडीशन, मतलब जो भी कंडीशन होगा, मतलब ये किस लिए काम करेगा, रिलैक्स करने के लिए, ठीक है, ये काम करेगा आपका रिलैक्स करने के लिए। अच्छा, अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बेसिकली दो टाइप की जो है न्यूरॉन्स हैं, एक है क्रेनियल नर्व्स और दूसरी है स्पाइनल नर्व्स, है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की पार्ट है, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। पर दो टाइप को आपको देखने को मिलेगा, एक मिलेगा क्रेनियल नर्व्स और दूसरे मिलेंगे आपको स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। क्रेनियल नर्व्स आपके कितने हैं, 12 पेयर ही है ना, और जो स्पाइनल नर्व्स है ये कितने हैं आपके, शायद 31 या 34 है। न्यूरो वो कितने हैं, वर्टिब्री कितनी है, हम्म, 7 12 5 4 1 ये है ना, मुझे भी भूल जाता है, शायद ये 31 ही है, 31 पेयर है, वो मैं बाद में चेंज करवा दूंगा, ये आप एक बार देख लेना, ठीक है।
तो ये जो क्रैनियल नर्व है ये ब्रेन से निकलती हैं, ठीक है, अराइज फ्रॉम ब्रेन। और ये निकलती है अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है, ठीक है। अब ये जो क्रैनियल नर्व्स हैं इनके डिफरेंट डिफरेंट नाम हैं, बट आपको उस लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है, टीचर्स पढ़ाते हैं मुझे पता है, पर बच्चे नहीं पूछे गए आपसे, ठीक है। एक दो के नाम अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो, जैसे वेगस है, ठीक है, ये कौन से नंबर की, ये 10th नंबर की है, ठीक है। और ये आपकी मिक्स्ड है, मतलब इसमें आपके सेंसरी और मोटर दोनों पार्ट है। और सेंसरी और मोटर का मतलब क्या, जैसे देखो मैं आपको बता दूं, ये आपका सपोज सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये आपका क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ओके। और अगर जो है क्या कहते हैं इस तरह से ये बेसिकली बंडल के फॉर्म में प्रेजेंट है, भाई बहुत सारी न्यूरॉन्स बनाएंगी ना नर्व, बहुत सारी ऐसी न्यूरॉन्स जिनकी ओरिएंटेशन सेम है, ठीक है, ढेर सारी न्यूरॉन्स जिनकी ओरिएंटेशन सेम है, वो क्या बनाती, नर्व फाइबर बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जैसे इनके क्या है, ये साइटोन है, सेल बॉडी, ठीक है। और सेल बॉडी में इधर की तरफ उसका डेंड्रॉन्स होगा और इधर की तरफ क्या होगा, एक्सॉन। और ये लेके आ रही है, ये इंफॉर्मेशन क्या करेगी, ये लेके आ रही है इस तरह से, इस तरह से। तो ये इनका जब सबका ओरिएंटेशन सेम है तो ये क्या बनाएगा, ये एक नर्व बनाएगा, ठीक है। तो अगर हम बोलते हैं कि सेंसरी नर्व, ठीक है, सेंसरी नर्व का मतलब है वो सारी की सारी जो है इंफॉर्मेशन लेके आ रही है। और अगर हम बोल रहे हैं मोटर नर्व, ठीक है, तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन को लेके जा रहे हैं, ठीक है। और अगर हम बोल रहे हैं मिक्स्ड है, मतलब उसमें सेंसरी भी प्रेजेंट है और उसमें मोटर भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो वेगस नर्व जो है क्या कहते हैं, ये 10th नर्व है, ये बहुत सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को रेगुलेट करती है, बट बच्चे नहीं पूछेगा, मैं बता रहा हूँ, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, टीचर पढ़ाते हैं उनको पढ़ाने दो। 31 ही है सर। पता है उनको याद करना, एक तो कि ये जो क्रैनियल नर्व है 12 पेयर, फिर उनको याद करोगे, फिर याद करेंगे, बार बार भूलोगे, ठीक है, और वो याद रहेगा नहीं। और मुझे नहीं लगता है कि वो किसी भी एंगल से आपसे पूछने वाला, पिछले आप चेक करो ना, कब से नहीं पूछा है इस चीज के बारे में। नहीं बच्चे, वो है ही नहीं है, सिलेबस का पार्ट नहीं है, मैं एक भी चीज ऐसी नहीं पढ़ाऊंगा जो सिलेबस का पार्ट नहीं है। जितना था XYZ एवरीथिंग मैंने कवर कर लिया। तो मेरी तरफ से ये चैप्टर ओवर है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट। आपको बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि बेसिकली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है क्या, किस तरह से है, तो वो मैंने आपको सब बता दिया है कि जो बेसिकली ब्रेन है और जो स्पाइनल कार्ड है उसको छोड़ के जितनी भी न्यूरॉन्स या तो ब्रेन को लेके आ रही हैं या स्पाइनल कॉर्ड को लेके आ रही हैं या वहां से लेके जा रही हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे, तो वो बेसिकली आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट। अब वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डिवाइड कर दिया गया है डिफरेंट बेसिस पे, तो वो मैंने आपको सब बता दिया है, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा। आते हैं, एक लास्ट चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 22, ठीक है, जिसका नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। होप से चैप्टर जल्दी खत्म हो ताकि मैं आपका जेनेटिक्स स्टार्ट कर सकूं, ठीक है। तो एक तरफ से आपका जेनेटिक्स चलेगा, दूसरी तरफ से आपका रिप्रोडक्शन चलेगा, और ये दोनों के दोनों एक साथ फिनिश हो जाएंगे अप्रोक्सीमेटली। और फिर बाकी के चैप्टर में बायोटेक्नोलॉजी पढ़नी है हमको, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़नी है, जो भी चैप्टर्स पढ़ने हैं हम कवर कर लेंगे फटाफट। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, आपको अगर याद होगा तो मैंने पहले जब आपका न्यूरल जो सिस्टम पढ़ाया पूरा, ठीक है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन,
तो मैंने आपको वहीं पे बताया था कि बॉडी को रेगुलेट करने के लिए जो डिफरेंट बॉडी के मैकेनिज्म है उनको रेगुलेट करने के लिए दो सिस्टम्स प्रेजेंट हैं, एक न्यूरल सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, दूसरा हार्मोन्स जो एंडोक्राइन सिस्टम है। ठीक है, तो ये बेसिकली केमिकल्स है, जो रेगुलेशन केमिकल्स के थ्रू हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये केमिकल्स निकलते हैं आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है, डिफरेंट इंडोक्राइन सेल्स हैं, डिफ्यूज्ड सेल्स हैं बेसिकली। ठीक है, उन डिफ्यूज सेल्स से सर्टेन केमिकल्स निकलते हैं जो बेसिकली आपके बॉडी को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि वो जो सेल्स हैं बेसिकली, या इस तरह से लिख लेते हैं, इंडोक्राइन सेल ही लिख लो, इंडोक्राइन सेल्स। ये जो एंडोक्राइन सेल्स है या एंडोक्राइन ग्लैंड्स लिखो, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये बेसिकली कैसी ग्लैंड है, डक्ट ग्लैंड्स। ठीक है, इसके अलावा आप ग्लैंड्स, दो टाइप की ग्लैंड्स और जानते हो, एक है एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरी है मीरोक्राइन या मिक्स ग्लैंड। ठीक है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट्स प्रेजेंट होती, इंडोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट्स प्रेजेंट नहीं होती। और जो मीरोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो चूंकि दोनों का मिक्स है, तो उनमें जो इंडोक्राइन होंगी उसमें डक्ट्स एब्सेंट होंगी और जो एक्सोक्राइन होगी वहां पे डक्ट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली डक्टलेस ग्लैंड हैं जो क्या सिक्रीट करती हैं, सिक्रीट्स हार्मोन, ये सिक्रीट करती हैं आपकी हार्मोन्स। ठीक है, डायरेक्टली और इन ब्लड, जो हार्मोन्स है उसको कहां पे डाल देती हैं, डायरेक्टली ब्लड में। तो उनके पास क्यों ऐसा करती हैं, क्योंकि उनके पास में डक्ट नहीं है। ठीक है, उनके पास डक्ट नहीं है। अब आगे पढ़ते हैं कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हार्मोन सिक्रीट करती हैं उसको देखते हैं कि हार्मोन क्या है। जो एनसीईआरटी ने डिफाइन किया है उसको देखो, हार्मोन क्या है, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल, मतलब ऐसा केमिकल जो न्यूट्रिएंट नहीं, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल। ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, लो, जनरली जो है, जनरली, स्ट्रिक्टली नहीं है, जनरली लो मॉलिक्यूलर वेट है इनका। हालांकि आपको कुछ हार्मोन्स मिलेंगे जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है बहुत ज्यादा है। ठीक है, दीज आर द नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट, बहुत कम अमाउंट्स में प्रोड्यूस होते हैं, प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट एंड प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट, एक्ट एज इंट्रासेलुलर मैसेंजर। ये किस तरह से काम करते हैं, इंट्रासेलुलर मैसेंजर की तरह, एक्ट एज इंट्रा सेलुलर मैसेंजर, इंट्रासेलुलर मैसेंजर की तरह ये हार्मोन्स काम करते हैं। तो कोई डाउट है यहाँ पे आपको कि ऐसे केमिकल्स जिनमें जो नॉन न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स की तरह नहीं है, इनका लो मॉलिक्यूलर वेट है, जनरली ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, इंट्रासेलुलर मैसेंजर की तरह काम करते हैं। इंट्रासेलुलर मैसेंजर का मतलब है कि जो इंफॉर्मेशन है एक जगह से दूसरे जगह पे जो पहुंचाने का काम है, मतलब सेल के अंदर इंट्रासेल। ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह जो इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम हो ये हार्मोन करते हैं। ठीक है, अच्छा मैंने कुछ गलत लिखा, नॉट इंट्रा, नॉट इंट्रा, गलत हो चाहिए, इंटरसेलुलर, एक सेल से दूसरे सेल, सॉरी, इंटरसेलुलर है, इंट्रासेलुलर नहीं है, इंटरसेलुलर मैसेंजर। ठीक है, इंटरसेलुलर मैसेंजर, और इनको प्राइमरी मैसेंजर भी बोला जाता है। मेरे पास इधर स्पेस नहीं, चलो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, आल्सो नोन एज प्राइमरी मैसेंजर। ठीक है, तो
प्राइमरी मैसेंजर के इंफॉर्मेशन को कई बार सेकेंडरी मैसेंजर, अगर प्राइमरी मैसेंजर सपोज करो ये तो इंटरसेलुलर काम कर रहे हैं ना, सपोज ये एक सेल है, एक ये सेल है, ठीक है, तो इस सेल से कोई चीज, कोई हार्मोन रिलीज हो रहा है, इसको यहां तक पहुंचाना है, क्योंकि ये एक्ट किस पे करेगा, इस वाली सेल पे। सपोज ये सेल नंबर 1 है और ये सेल नंबर 2 है, सेल नंबर 1 से जो केमिकल निकल रहा है उसका एक्शन किस पे होना है, सेल नंबर 2 पे। वो क्यों होना है, क्योंकि इसके ऊपर उसका क्या प्रेजेंट है, रिसेप्टर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हार्मोन आएगा इस रिसेप्टर पे और जो है क्या कहते हैं यहाँ पे बाइंड करेगा, ठीक है। अब अभी मैं आपको बताऊंगा कि हार्मोन कुछ दो कैटेगरी के होते हैं। एक हार्मोन जो कि सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं और दूसरे हार्मोन जो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते। तो सपोज कर लो कि जो हार्मोन सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते, ये एक सेल है आपकी, बड़ी सी बना लेता हूं। अब जो है ये हार्मोन निकला, इस सेल को क्रॉस नहीं कर सकता, इंफॉर्मेशन आपको पहुंचानी है कहीं सेल के अंदर किसी साइट पे, ठीक है। तो कैसे पहुंचेगी, इसका मतलब है कि इस सेल के अंदर कोई एक ऐसा मैसेंजर हो जो उस इंफॉर्मेशन को, इसकी इंफॉर्मेशन को यहां से लेके कहां पे ले जाए, जहां पे उसको पहुंचाना है। जैसे आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर जो है एंट्री नहीं मिल रही है, आपको नहीं मिलती है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप बेसिकली एक अंदर, जैसे सपोज कर लो कि एक दूसरा कंट्री है, यूएस है, वहां पे कोई इंफॉर्मेशन भेजना चाहते हो, तो आप जो है वहां के मैसेंजर को दोगे, अपनी इंफॉर्मेशन को वहां के मैसेंजर को दोगे और वो उसको बेसिकली क्या करेगा, वो उसको ट्रांसपोर्ट करेगा इंफॉर्मेशन को। तो सेम चीज यहाँ पे भी, ठीक है, क्योंकि वो रिसेप्टर इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकता है, वो हार्मोन इस बाउंड्री को नहीं क्रॉस कर सकता, तो वो क्या करेगा, वो अपनी इंफॉर्मेशन किसी दूसरे मैसेंजर को देगा। और ऐसा मैसेंजर जो सेल के अंदर जो है, दूसरा मैसेंजर सेल के अंदर इंफॉर्मेशन को कन्वे करता है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी मैसेंजर। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि सेकेंडरी मैसेंजर कौन सा है, इसमें तो कई सारे हैं, जैसे उसमें से एक आपका कैल्शियम आयन भी है, उसमें से एक आपका IP3 है, इनोसिटॉल, ठीक है, ट्राइफॉस्फेट, और भी सही कई सारे हैं, मैं भी लिखा दूंगा, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं, हार्मोन्स के टाइप देखते हैं जरा सा, हार्मोन्स के टाइप। और भी एक चीज लिख देना कि ये हार्मोन्स आपके कैसे होते हैं, बायोजेनिक होते हैं, मतलब सेल ही प्रोड्यूस करती है ये हार्मोन्स। तो जब हार्मोन्स के टाइप की बात देखेंगे तो हमारे पास कई सारे टाइप के हार्मोन्स हैं, ठीक है। ब्रॉडली हम इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। कौन कौन से, एक जो प्रोटीनिशियस है, प्रोटीनिशियस हार्मोन्स, और दूसरे जो स्टेरॉयडल हार्मोन्स, स्टेरॉयडल हार्मोन। अब जो प्रोटीनिशियस हार्मोन्स हैं इनको मैं थोड़ा सा फिर से फर्दर कैटेगराइज कर देता हूं, इनको मैं फिर से फर्दर कैटेगराइज कर देता हूं। एक जो एमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स है, एमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो एमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स में आप एग्जांपल लिख लो, बताओ कोई पता है तुमको, पैरोक्सिन आपका, इसके अलावा आपका एड्रेनलिन वगैरह, एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन, ये सब आपके कौन से हैं। अच्छा, ये आपके एनसीईआरटी में शायद आयोडो डेरिवेटिव्स इस तरह से कुछ लिख रखा है थायरॉक्सिन को, तो वो मैं लिखा देता हूँ इससे। आयोडोथायरोनिन्स लिख रखा हुआ है, ठीक है। इसने इसको अलग कर दिया हुआ, इसको क्या कर दिया है, अलग कर दिया, तो लिख लो आयोडोथायरोनिन्स, हालांकि वो अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स है, आयोडोथायरोनिन। ये जो एडेनिन डेरिवेटिव्स है, ये एडेनिन है जो बेसिकली ये किससे बनता है,
मुझे बच्चे याद नहीं है। ये थायरॉक्सिन तो आपका टायरोसिन से बनता है क्या बच्चे? नहीं सुनाई दे रहा शायद, शायद याद नहीं। चलो अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स के आगे आ जाओ आप, स्मॉल पेप्टाइड्स। ऐसे जो स्मॉल पेप्टाइड्स हैं, इसी में आगे और आप चलना मेरे पास, मैं आगे बढ़ाता जाऊंगा, ठीक है। स्मॉल पेप्टाइड्स में आपके दो हार्मोन्स में लिख देता हूं एग्जांपल के लिए, बताओ। ऑक्सीटोसिन एंड एटीएच। चलो लार्ज पेप्टाइड्स में लिख लो, बता एग्जांपल कुछ लार्ज पेप्टाइड्स के। क्या पेप्टाइड्स में आपका बच्चे ऑक्सीटोसिन का एग्जांपल वो स्पेलिंग इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। इसके अलावा जो कंप्लीट प्रोटीन्स है, ठीक है, जो प्रोटीन्स है जैसे आपके प्रोटीन हार्मोन जो कंप्लीट प्रोटीन है, जैसे आपके एफएसएच है, एलएच है, टीएसएच है। ग्लूकागॉन के आगे क्या लिखा है? कहाँ ग्लूकागॉन के आगे कुछ लिखा? इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन है बच्चे। ओके सर। तो ये टाइप्स ऑफ हार्मोन आ गए। अब आप देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, ये हम सब कर लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। अच्छा हाँ, स्टेरॉयडल तो लिखा है नहीं, ओहो, लिख दो स्टेरॉयडल हार्मोन। ये बेसिकली डेरिवेटिव्स हैं किसके? स्टेरॉयड, ठीक है, या इन ब्रैकेट लिख सकते हो आप कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। ये स्टेरॉयड डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप लिखना चाहो तो जैसे आपका है टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये जितने भी हार्मोन आपके कहाँ से रिलीज होते हैं? टेस्टिस एंड ओवरी से। प्रोजेस्टेरोन ये दोनों ओवरी से रिलीज होते हैं, ये टेस्टिस से रिलीज होता है। इसके लिए अलावा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, बेसिकली जो आपके एड्रिनल ग्लैंड से निकल रहे हैं, कहाँ से? एड्रिनल कॉर्टेक्स से, ठीक है।
तो आप लिख सकते हो हार्मोन्स फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन्स निकल रहे हैं वो लाइक हाँ मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हो गया आपका, और ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हो गया आपका, ठीक है। वो सारे हार्मोन्स जो है सब स्टेरॉयडल। अब आगे बढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। अच्छा, 6 इधर हैं, 4 ये हैं, 10 बच्चे सिर्फ पढ़ रहे हैं। चलो चलो पहले एक जनरल मैकेनिज्म पढ़ते हैं, फिर देखते हैं। जनरली कॉमन मैकेनिज्म। देखो हार्मोन्स है, ये सबसे पहले क्या करेगा, मैं एचआर लिख रहा हूँ हार्मोन्स को, ठीक है। ये हार्मोन बाइंड करेगा किसके साथ में, रिसेप्टर के साथ में, ठीक है। मतलब अगर हार्मोन है तो उसका रिसेप्टर हर हाल पे प्रेजेंट। तो हार्मोन सबसे पहले रिकॉग्नाइज करेगा रिसेप्टर को, और ये रिसेप्टर के साथ क्या कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा, रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाएगा और बनाएगा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अब जो भी एक्शन करना है ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स करेगा। हो सकता है कि ये डायरेक्ट बेसिकली इंट्रासेलुलर मैसेंजर के थ्रू क्या करे, जो है क्या कहते हैं, इंट्रासेलुलर मैसेंजर के थ्रू डायरेक्ट जो है फिजियोलॉजिकल चेंजेस कर दे। और हो सकता है कि ये बेसिकली पहले क्या करे, पहले ये डीएनए जीन्स को अफेक्ट करे, ठीक है। और जीन से मैसेंजर आरएनए बने, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन्स बने, और वो फिर प्रोटीन जाके जो है वो बेसिकली बायोकेमिकल चेंजेस करे। बायोकेमिकल चेंजेस या फिजियोलॉजिकल सेलुलर ग्रोथ के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल हो। तो इस जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स से नीचे की तरफ इस तरह से दो खींच दो बेसिकली। तो ये जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है, ये आप ये बोल सकते हो कि ये जो रिसेप्टर है, ये जो बेसिकली रिसेप्टर है, ठीक है। ध्यान दो, ये रिसेप्टर बेसिकली दो टाइप के, एक है बेसिकली जो सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर है, ठीक है। एक सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर है, और दूसरे जो रिसेप्टर हैं वो न्यूक्लियर और इंट्रासेलुलर और न्यूक्लियर रिसेप्टर। न्यूक्लियर रिसेप्टर, ये दो टाइप के रिसेप्टर हैं, एक सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर है और दूसरा रिसेप्टर कैसा है, इंट्रा न्यूक्लियर और न्यूक्लियर रिसेप्टर। तो ये जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है ये तो दोनों के केस में बनेगा, ठीक है। चाहे सेल की मेम्ब्रेन पे बने और चाहे सेल के अंदर बने, ठीक है। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स तो दोनों बनेगा, इसीलिए मैंने इस तरह से किया है, ठीक है। तो अगर वो सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है, मतलब कि जो हार्मोन का रिसेप्टर है वो कहां पे प्रेजेंट है, अगर सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर, ठीक है। अगर वो सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर है तो ये क्या करेगा,
बायोकेमिकल चेंजेस करेगा, बायोकेमिकल चेंजेस थ्रू, किसके थ्रू करेगा, वाया सेकेंडरी मैसेंजर। अब मैं यहीं पे सेकेंडरी मैसेंजर के नाम लिखा देता हूँ, कुछ सेकेंडरी मैसेंजर के नाम मैं कुछ लिखा देता हूँ। एक तो कैल्शियम आयन तो पहले लिख लो, IP3 भी लिख दो, ये इनोसिटाल ट्राइफॉस्फेट है। क्या बच्चे? हाँ, साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक एएमपी। एक और है कोई डीजी, देख लेते हो बच्चे, रुक जाओ। नहीं बच्चे, इतना ही है, यहाँ पे जो लिखे हैं इतने, इसीलिए मुझे याद नहीं आ रहा था वो। इनको याद रखना है, पूछा गया है बच्चे पर, ठीक है। बायोकेमिकल चेंजेस करेंगे किसकी हेल्प से, सेकेंडरी मैसेंजर की हेल्प से। और इसका एग्जांपल मैं अगर करा दूं आपसे कि मतलब ऐसा रिसेप्टर जो सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट हो, तो बच्चे जितने भी वाटर सॉल्युबल हार्मोन वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए कैसा होना चाहिए, फैट सॉल्युबल, लिपिड सॉल्युबल होना चाहिए। तो जितने भी वाटर सॉल्युबल हैं, वाटर सॉल्युबल हार्मोन, वो सारे इस कैटेगरी में फिट बैठेंगे। एक्सेप्शन है इसका, बताओ कौन सा है, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन वाटर सॉल्युबल है, पर थायरॉक्सिन आपका दूसरी कैटेगरी में आता है, ठीक है। इसका जो रिसेप्टर है वो कहाँ प्रेजेंट है, सेल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो वाटर सॉल्युबल हार्मोन जैसे आपके कोई भी FSH LH जितने भी प्रोटीनेसिस हार्मोन है अभी जो मैंने लिखाए हैं प्रोटीनेसिस कैटेगरी में, वो सारे के सारे मतलब प्रोटीन हार्मोन, ठीक है, प्रोटीन हार्मोन। अब एक चीज देखना कि चूंकि ये सेल मेम्ब्रेन पे इसका रिसेप्टर प्रेजेंट है, इसको सेल मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं करना, इसको जीन को एक्टिवेट नहीं करना, तो इसका जो एक्शन होगा वो कैसा होगा, फास्ट एक्शन। इसका एक्शन कैसा होगा, फास्ट होगा, फास्ट एंड डायरेक्ट इन एक्शन, डायरेक्ट एक्शन फास्ट होगा और डायरेक्ट होगा। एनसीईआरटी रीड करना, एनसीईआरटी में पूरा पिक्चर बना रखा है। जैसे ये आपका सेल है, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट है रिसेप्टर, ये रिसेप्टर प्रेजेंट है, और ये हैं आपके हार्मोन के मॉलिक्यूल्स। ये क्या है आपके हार्मोन्स के मॉलिक्यूल्स, ये हार्मोन्स है, ठीक है। तो यहाँ पे जाके ये हार्मोन्स इस तरह से क्या करेगा, बाइंड कर जाएगा, ठीक है। तो ये अब बन गया हार्मोन रिसेप्टर, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ये हार्मोन रिसेप्टर क्या करेगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट कर देगा, एक्टिवेट एंजाइम कैस्केड पाथवे, कैस्केड पाथवे, और उसकी वजह से बायोकेमिकल
चेंजेस होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बायोकेमिकल चेंजेस कैसे होंगे, अगर आप वहां पे देखोगे आपने एनसीईआरटी में, तो वहां पे एक एग्जाम्पल दिया है ओवेरियन ग्रोथ। ठीक है, बायोकेमिकल चेंजेस से फिजियोलॉजिकल रिस्पांस होगा, फिजियोलॉजिकल रिस्पांस, और यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया है किसका, ओवेरियन ग्रोथ का। ठीक है, मतलब ये ओवेरियन ग्रोथ की बात कर रहा है, तो ये हार्मोन्स में यहाँ पे एग्जाम्पल किसका दे सकते हो, FSH का, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इस तरह से एंजाइम कैस्केड पाथवे होता है जिसमें साइक्लिक एमपी वगैरह आते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका हुआ सेल मेम्ब्रेन, ऐसा हार्मोन जिसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किसके थ्रू हो रहा है, सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर के थ्रू हो रहा है। अब दूसरा है स्टेरॉयडल हार्मोन का। ठीक है, जो जिसका जो क्या प्रेजेंट है, इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर। ठीक है, इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर। तो ये जो इंट्रा सेलुलर या न्यूक्लियर रिसेप्टर है, ठीक है, ये काम करते हैं वर्क बाय चेंजिंग इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं, चेंजिंग इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। ठीक है, और इनका जो एक्शन है, एक्शन वो कैसा होगा, स्लो एक्शन। क्यों, क्योंकि पहले जो हार्मोन जाएगा सेल के अंदर, फिर वो बाइंड करेगा अपने रिसेप्टर के साथ में, फिर वो क्या करेगा, डीएनए में चेंज करेगा, एक्टिवेट करेगा डीएनए को, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनेगा, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन्स बनेगी, फिर सेलुलर ग्रोथ प्रमोट करेगा। ठीक है, फिर सेलुलर ग्रोथ प्रमोट करेगा। तो अगर आप एनसीईआरटी में पिक्चर देखोगे, जैसे ये आपका सेल है, ये सेल है, ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपका जो हार्मोन है, ये सपोज कर लो मैं हार्मोन्स को इस तरह से बना दे रहा हूँ, हार्मोन्स, ये हार्मोन्स एंट्री ले रहा है, चूंकि ये कैसा हार्मोन है, ये हार्मोन लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है, तभी तो डायरेक्ट क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो अब इसका मैसेंजर या तो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा या कहाँ पे प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो वो पहले रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा अगर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, फिर वो जो एचआर काम, सपोज कर लो मैं मान लेता हूं कि इसका रिसेप्टर आपके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, इस तरह से कुछ इसका रिसेप्टर है। ठीक है, अब वो यहाँ पे आके बाइंड कर गया, यहाँ पे आके ये यहाँ पे आया और इस तरह से बाइंड कर गया। अब ये बन गया एचआर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये चला अंदर आया, किसके, न्यूक्लियस के अंदर आया। न्यूक्लियस के अंदर, एक मिनट मुझे बच्चे पिक्चर देखना पड़ेगा जरा सा। ठीक है, और याद रखना मैंने यहाँ पे साइटोप्लाज्म में बना दिया, हो सकता है कि साइटोप्लाज्म में रिसेप्टर ना प्रेजेंट हो, कहाँ पे प्रेजेंट हो, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, इंट्रा न्यूक्लियर हो, वो साइटोप्लाज्म में भी हो सकता है, इंट्रासेलुलर, वो आपके न्यूक्लियस में भी हो सकता है। ठीक है, मतलब इंट्रा न्यूक्लियर, न्यूक्लियस में होगा तो इंट्रा न्यूक्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज कर लो ये आपका, कौन सा कलर दे दूं, ये आपका प्रेजेंट है, ये जीनोम है, क्रोमोसोम। ठीक है, अब ये आके यहाँ पे बाइंड कर जाएगा, मैं एक ही ब्लू कलर शो कर देता हूँ यहाँ पे कि ये आके यहाँ पे बाइंड कर गया। ठीक है, ये बाइंड कर गया। अब ये क्या करेगा, ये मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन करवाएगा यहाँ से, ये बेसिकली ये डीएनए हो गया, ये इसकी मैसेंजर आरएनए बनेगा। ठीक है,
ये मैसेंजर आरएनए बना है, तो ये बेसिकली मैसेंजर आरएनए क्या होगा, ये बाहर निकलेगा। ये मैसेंजर आरएनए आपका बाहर निकला, इसके साथ में क्या एसोसिएटेड हो गया, ये जो है आपका क्या एसोसिएटेड हो गया, राइबोसोम्स, और ये बनने लगी आपकी यहाँ पे प्रोटीन्स। तो ये जो प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ है, ये जो प्रोटीन बना, ये प्रोटीन क्या करेगा, सेलुलर ग्रोथ को प्रमोट करेगा, सेलुलर ग्रोथ को। तो देख रहे हो कितना लंबा प्रोसीजर हो गया, पहले एचआर कॉम्प्लेक्स बना, फिर स्ट्रक्चरल चेंज हुआ क्रोमोसोम्स में, वो जो स्ट्रक्चरल चेंज क्रोमोसोम्स में लिख रहा है वो उसी को लिख रहा है, ठीक है, कि जो डीएनए के साथ है वो एचआर कॉम्प्लेक्स बाइंड करेगा, मैसेंजर आरएनए को जो है क्या कहते हैं, सिंथेसिस को प्रमोट करेगा, फिर प्रोटीन सिंथेसिस होगी, और प्रोटीन सिंथेसिस के बाद आपका ओवेरियन सेलुलर ग्रोथ होगा बेसिकली, और वो सेलुलर ग्रोथ बेसिकली वहां पे पहले वाले में मैंने क्या लिखा था, यहाँ पे मैं लिख दूं सेलुलर टिश्यू एंड सेलुलर ग्रोथ विच लिख दो टिश्यू, या इस तरह से लिखो टिश्यू ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, टिश्यू ग्रोथ और डिफरेंशिएशन होगी, ठीक है। एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहो तो जो भी स्टेरॉयडल हार्मोन्स हैं, लाइक एस्ट्रोजन लिख दो, एस्ट्रोजन, ठीक है, तो या थायरॉक्सिन भी लिख सकते हो इधर, थायरॉक्सिन मैंने अभी बताया था, ठीक है, थायरॉक्सिन का भी एक्शन कुछ ऐसे ही है। तो ये आपके मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन जो मुझे बतानी थी वो मैंने आपको बता दी। पिक्चर ध्यान में रखना, दोनों एनसीईआरटी में जो पिक्चर है, कहीं ऐसा ना हो कि पिक्चर ही उठा के पूछ ले और पूछे कि कौन सा एक्शन शो कर रहा है, ठीक है। तो आप बताओगे कि ये कौन सा हार्मोन है, अगर ये वाला पिक्चर बनाता है तो ये हार्मोन आपका स्टेरॉयडल हार्मोन का एक्शन, ठीक है। ये बेसिकली फैट सॉल्युबल होंगे, वहां पे देखो लिखा लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स। तो यहां से आपका मैंने ये पार्ट हार्मोन एक्शन खत्म कर दिया। अब देखते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स, वापस से हम आ जाएंगे एंडोक्राइन ग्लैंड पे। एक 3 हो गया, बहुत स्पीड से टाइम निकल गया। ह्यूमन के अंदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो हाइपोथैलेमस को आप बाहर ही रखो, अभी इसमें मैं लिख जरूर देता हूँ, ठीक है। हाइपोथैलेमस को आप बाहर रखो क्योंकि ये मास्टर ग्लैंड, मैं अभी एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। दूसरा है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद फिर कौन सा ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड, फिर फटाफट बताते जाओ, थायराइड, फिर
अच्छा एक और रह गया, थाइमस से पहले मुझे पैराथायरॉयड लिखाना चाहिए, पैराथायरॉयड, फिर आपका थाइमस, फिर आपका पैनक्रियास, पैनक्रियास के बाद आपका एड्रिनल ग्लैंड, फिर आपका टेस्टिस एंड, तो ये तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जो है प्रेजेंट। इसके अलावा आपके बॉडी या कुछ ऑर्गन्स हैं जो कुछ हार्मोन सिक्रेट करते हैं, ठीक है। ये तो हमको डिटेल में करने हैं बहुत, ठीक है, ये सारे पार्ट्स हमको डिटेल में करने हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ the other organs that produce hormones, other organs produce इस तरह से लिखो, अदर हार्मोन प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, हार्मोन प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स। बताओ कौन कौन से हार्मोन प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है। पहला कौन सा हार्मोन? एनएफ, एट्रियल एन ट्रायूरेटिक फैक्टर, चलो ठीक है। इसके बाद आप क्या लिख दो, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रो क्या लिखा बोला था, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जीआईटी बोलते हैं बच्चे इसको साल्ट में। अच्छा इसके अलावा आपको जो है लीवर से निकलता है कोई, किडनी, ठीक है। तो हार्ट से जो निकल रहा है वो है आपका एएनएफ, जीआईटी से जो निकल रहा है वो तो कई सारे हैं, कौन कौन से, जो फर्स्ट हार्मोन जो डिस्कवर किया गया था, फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन नाम बताओगे? secretin, सेक्रेटिन, गैस्ट्रिन, कोलिसिस्टोकाइनिन और जीआईपी। हाँ हाँ, लास्ट टाइम तुमने क्वेश्चन दिया था ना, ये मैंने अभी क्या बच्चे ने बोला, जीआईपी, पूरा नाम देख रहे अपना आपने एनसीईआरटी में क्या है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पेप्टाइड है सर, ठीक है। क्या बोल रहे थे तुम अभी? नहीं बच्चा, सिक्रेटिन आपका उसी से निकलता, मैं पहले ही उसी दिन बोल रहा था कि वो गलत है। अच्छा मुझे थोड़ा टाइम दो, वैसे 1:10 तो हो ही गया, मैं थक गया पढ़ाते पढ़ाते, कंटिन्यूअसली पढ़ा गया ना सब। कितने बजे से तुम्हारी क्लास स्टार्ट हुई है? ये बच्चे सारे के सारे ना जीआईटी से निकलते हैं, तो अगर मैं 1 मिनट चेक कर लेता हूँ, वैसे तो जीआईटी की अगर बात हो रही है तो तुम्हारा लीवर तो इसी के अंदर ही आ गया है, ठीक है, बट स्टिल
मुझे जहां तक है वो बच्चे स्टमक से निकलता है। अ, हाँ, ये स्टमक से नहीं है, डियोडनम से रिलीज होता है। और डियोडनम में एक टाइप के सेल्स पाई जाती है, डियोडनम से रिलीज होता है। मैं पहले ही बता रहा था कि लीवर से नहीं होता है। ठीक है, वो गलत है वहां पे। इनके सबके फंक्शन लिख लेते हैं बच्चे। अच्छा, एक चीज लिख देना कि अदर हार्मोन्स प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स, मैंने यहाँ पे लिख रखा है ना, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं है, ये तो तुमको भी पता है। ठीक है, मतलब कि बॉडी के अंदर कुछ टिश्यू ऐसे भी हैं जो एंडोक्राइन नहीं है, फिर भी क्या रिलीज करते हैं, हार्मोन्स रिलीज करते हैं। ठीक है, तो लिख दो यहाँ पे, दीज आर नाउ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्चुअली इनको आप ये बोल सकते हो कि ये जो है क्या कहते हैं, ये तो हार्मोन्स की कैटेगरी पे आ जाते हैं। इसके अलावा कुछ ग्रोथ फैक्टर्स हैं, कुछ ग्रोथ फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो डिफरेंट टिश्यूज रिलीज करते हैं। और उनका एक्शन किस तरह का होता है, जैसे हार्मोन्स का एक्शन। तो मैं चाहता हूं कि मैं ये सब बच्चे लिखवा दूं। जैसे मैंने आपको बताया पहले कि जो एएनएफ है, ठीक है, जो एएनएफ है वो आपका कहाँ से निकलता है, लिखते जाओ बच्चे, एक एक करके लिख दो, ये पार्ट खत्म हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। हार्ट से आपका क्या निकल रहा है, कहाँ से निकल रहा है बेसिकली एएनएफ, मैंने लिखाया हुआ है, राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम या एट्रियल वॉल, राइट एट्रियल वॉल। इतना याद रखोगे तो काम चलेगा। वो लीवर से निकलता है, लिखा तो, लिखा नहीं, अच्छा लिखा है नहीं, लीवर से निकलता है एंजियोटेंसिन। मैं देख लेता हूँ, वैसे वो लीवर से निकलता है। सर वो जीआईपी के ऊपर क्या है? कहाँ जीआईपी, कोलिसिस्टोकाइनिन, पढ़ा चुका हूँ पहले भी बच्चे, कोलिसिस्टोकाइनिन। चलो, मुझे लग रहा है कि अभी बंद करते हैं, अभी मेरा बैटरी डाउन हो गया पूरी तरह से। अच्छा, ये इसको जस्ट कर देना एट्रियल वाल, जस्ट एट्रियल वाल इधर, ठीक है। फ्रॉम secretes फ्रॉम, जस्ट ये लिख लो, secretes फ्रॉम एट्रियल वाल। और ये क्या करता है, क्या लिख दिया यार, secretes NF फ्रॉम एट्रियल वाल, ठीक है। ये क्या करता है, डिक्रीज करता है, डिक्रीज ब्लड प्रेशर। बच्चे बाकी मैकेनिज्म शायद मैंने लिखा रखी हुई है, ठीक है। ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है तो ये किसके ऊपर असर डालेगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा तो बेसिकली ये जो ग्लोमेरुलर किडनी का फंक्शन है उसके साथ में ये कोरिलेट करता है, उसको याद रखना। अब आपका जो जीआईटी है, जो जीआईटी से आपके जो हार्मोन्स निकल रहे हैं लाइक सेक्रेटरी, देखता हूँ इसका फंक्शन कुछ दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, या लिख दो यहाँ पे, रिलीज फ्रॉम डिओडनल वॉल, रिलीज फ्रॉम डिओडनम वॉल
और हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, वाटर बैलेंस रेगुलेशन में हेल्प करता है। ये फर्स्ट हार्मोन था जिसको डिस्कवर किया गया था। अच्छा, कल करते हैं, हिम्मत नहीं है, यहीं पे छोड़ो।